ये कहानी उस रात की है जब मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मैं आज भी रात को उस आवाज को सुनता हूँ। वो पायलों की झंझनाहट, वो सफ़ेद साड़ी का साया, वो उल्टे पैर जो अंधेरे में मेरी तरफ बढ़ते थे। लेकिन पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये सब शुरू कैसे हुआ। मेरा नाम विक्रम सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरवा का रहने वाला हूँ। साल था 2019 और मैं नौकरी की तलाश में शहर से वापस गांव आया था। मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे। मकान मालिक ने कमरा खाली करवा दिया था और माँ ने कहा था, बेटा घर आ जा, यहाँ कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी। बस मैं लौट आया। रामपुरवा एक पुराना गांव है। चारों तरफ खेत, बीच में कच्ची सड़कें और दूर दूर तक बिखरे हुए घर। गांव के उत्तर में एक पुराना तालाब था जिसे लोग काली झील कहते थे। हालांकि वो झील नहीं, बस एक बड़ा सा तालाब था। उसका पानी हमेशा काला और गंदला रहता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस तालाब के पास कभी रात को नहीं जाना चाहिए। बचपन में हम बच्चे उस तालाब को देखकर ही डर जाते थे। गांव में वापस आने के पहले हफ्ते सब ठीक ठाक रहा। माँ खुश थी, पड़ोसी मिलने आए, गांव के लोगों से बातें हुईं। लेकिन फिर एक रात मेरी मुलाकात गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग दादा रघुनाथ प्रसाद से हुई। वो 90 साल के थे और उनकी आंखें अभी भी तेज थीं, जैसे किसी जलती हुई मशाल की लौ। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, विक्रम सुन बेटा, काली झील के पास मत जाना, चलावा जाग गई है। मैंने हंसकर कहा, दादा ये सब अंधविश्वास है। दादा ने मेरी आंखों में देखा और बोले, बेटा जो दिखता नहीं वो होता नहीं, ऐसा मत सोचना। जो मैंने 50 साल पहले देखा था वो आज भी मेरी नींद उड़ा देता है। मैंने उनकी बात को हंसी में उड़ा दिया। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। गांव में वापस आए मुझे 10 दिन हो गए थे। एक रात मेरा दोस्त मनोज आया। मनोज उसी गांव का था, लेकिन थोड़ा शैतान किस्म का। वो बोला, यार विक्रम, आज रात काली झील के पास चलते हैं, सुना है वहां खजाना दबा है। मैंने कहा, कौन सा खजाना? मनोज बोला, अरे सुना है ना, पुराने जमाने में किसी जमींदार ने अपना सोना उस तालाब के किनारे दबाया था। लोग रात को डरते हैं, इसीलिए कोई नहीं ढूंढता। मैं जानता था ये बेवकूफ़ी है, लेकिन जवानी में कभी कभी दिमाग काम नहीं करता। मनोज की बातों में आकर मैं तैयार हो गया। रात के लगभग 11 बजे होंगे। हम दोनों टॉर्च लेकर काली झील की तरफ निकल पड़े। रास्ते में खेत थे, ऊंचे ऊंचे गन्ने के। हवा चल रही थी और उन गन्नों की सरसराहट से ऐसा लग रहा था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। ऊपर चांद था, लेकिन बादलों की वजह से उसकी रोशनी आती जाती रहती थी। काली झील पास आते आते मनोज ने धीरे से कहा, यार यहां आकर अजीब लग रहा है। मैंने कहा, अब डर रहा है? मनोज ने कहा, नहीं यार, बस कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। हम झील के किनारे पहुंचे। उसका काला पानी स्थिर था, बिल्कुल दर्पण की तरह। लेकिन उस दर्पण में कोई चांद नहीं दिख रहा था, सिर्फ अंधेरा। मैंने टॉर्च की रोशनी पानी पर डाली तो उसमें कुछ हिला सा लगा। मैंने सोचा मछली होगी। हम किनारे पर बैठ गए। मनोज ने फावड़ा निकाला जो वो लाया था और जमीन खोदने लगा। मैं उसे रोशनी दे रहा था। तभी हुआ कुछ ऐसा जो मैं आज तक नहीं भूला। झील के दूसरी तरफ से एक आवाज आई, पायलों की झंझनाहट, छन छन छन। हम दोनों ठिठक गए। मनोज ने धीरे से कहा, यह क्या था? मैंने कहा, पता नहीं, शायद कोई जानवर। लेकिन जानवर पायल नहीं पहनते। हम दोनों की सांसें रुक गईं। झील के उस पार से वो आवाज फिर आई, छन छन छन। और इस बार उसके साथ एक और आवाज थी, जैसे कोई बहुत धीरे से हंस रहा हो, एक खोखली खाली हंसी। मनोज ने टॉर्च झील के उस पार फेंकी और हम दोनों जम गए। वहां कुछ था। सफेद साड़ी में एक आकृति, लंबी, बहुत लंबी। उसके बाल खुले हुए थे और हवा में लहरा रहे थे, लेकिन उस वक्त हवा नहीं चल रही थी। उसका चेहरा हमारी तरफ था, लेकिन दूरी की वजह से साफ नहीं दिख रहा था। और सबसे डरावनी बात, उसके पैर जमीन से थोड़े ऊपर थे। वो जमीन पर नहीं खली थी, वो हवा में झूल रही थी। मनोज का फावड़ा धड़ाम से गिरा और वो भागो चिल्लाते हुए दौड़ पड़ा। मैं भी उसके पीछे भागा। पीछे से वो छन छन की आवाज तेज होती जा रही थी। मेरी टांगें कांप रही थीं, लेकिन मैं रुका नहीं। गन्ने के खेत में घुस गया। कांटे चुभे, हाथ छिल गए। मुझे कुछ परवाह नहीं थी, बस भागता रहा। जब गांव की रोशनी दिखी तब जाकर मैंने पीछे मुड़कर देखा। कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। लेकिन हवा में एक खुशबू थी, मरे हुए फूलों की, गीली मिट्टी की
और कुछ और जिसे मैं नाम नहीं दे सकता। उस रात मैं सो नहीं पाया। मनोज ने घर पहुंचकर फोन किया और बोला, यार किसी से मत बताना, लोग हंसेंगे। मैंने हाँ कह दी, लेकिन मेरे मन में वो सफेद आकृति घूम रही थी। अगले दिन सुबह मैं दादा रघुनाथ के पास गया। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, गए थे ना झील पर? मैं हैरान हो गया। दादा, आपको कैसे पता? दादा बोले, बेटा तेरे चेहरे पर लिखा है, बैठ। मैं उनके सामने बैठ गया। उन्होंने धीरे धीरे चाय की चुस्की ली और फिर कहा, अब सुन, जो मैं बताने जा रहा हूं वो किसी को मत बताना। दादा ने जो कहानी सुनाई वो कुछ ऐसी थी। आज से 50 साल पहले इसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सुनैना था। बेहद सुंदर, 16-17 साल की। उसकी शादी तय हुई थी पास के गांव के एक लड़के से, लेकिन उसे किसी और से मोहब्बत थी, गांव के ही एक गरीब लड़के से जिसका नाम रामू था। रामू और सुनैना बचपन से साथ पले बड़े थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन सुनैना के बाप ने रिश्ता तोड़ दिया क्योंकि रामू गरीब था। जब सुनैना को पता चला कि उसकी शादी किसी और से होगी तो वो टूट गई। शादी से 3 दिन पहले गांव वालों ने पाया कि सुनैना काली झील में डूबी पड़ी है। मरने से पहले उसने किनारे की मिट्टी पर कुछ लिखा था, जिसने मेरा प्यार तोड़ा वो कभी चैन से न जिए। उसके बाद से काली झील के आसपास अजीब अजीब चीजें होने लगीं। पहले सुनैना के बाप को रात को उसकी पायलों की आवाज़ सुनाई देने लगी, फिर वो पागल हो गया। उसके कुछ महीने बाद वो खुद उसी झील में मरा हुआ पाया गया। उसके बाद से जो भी रात को उस झील के पास जाता है उसे वो दिखती है, सफ़ेद साड़ी में, उल्टे पैरों वाली चालावा। दादा ने कहा, बेटा चालावा सिर्फ डराती नहीं, जिस पर उसकी नज़र पड़ जाए उसे वो छोड़ती नहीं। तू भाग गया ये अच्छा किया, लेकिन ध्यान रख, अगले 7 दिन। मैंने कहा, अगले 7 दिन क्या? दादा बोले, जिस पर चालावा की नज़र पड़ती है उसके पास वो 7 दिन आती है, हर रात थोड़ी और करीब। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं खाट पर लेटा था और कमरे में सिर्फ एक बल्ब की पीली रोशनी थी। खिड़की बंद थी, दरवाज़ा बंद था। मैंने रज़ाई ओढ़ ली और आंखें बंद करने की कोशिश की। तभी बाहर से आवाज़ आई, छन छन। मेरा दिल धक से रुक गया। मैंने रज़ाई और कसकर ओढ़ ली। आवाज़ फिर आई और फिर दरवाजे के पास, एकदम पास। मैं सांस रोककर लेटा रहा। आवाज़ बंद हो गई, लेकिन फिर दरवाजे पर एक दस्तक, धीरे धीरे, 3 बार। ठक ठक ठक। मेरी आंखें खुली थीं, लेकिन मैं हिल नहीं सकता था। पूरा बदन पसीने से भीग गया था। मैंने हिम्मत करके पुकारा, कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर दस्तक, इस बार तेज, ठक ठक ठक। मैं उठा, पांव धर धर कांप रहे थे। दरवाजे के पास पहुंचा और धक्का देकर खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे की दहलीज पर कुछ था, गीली मिट्टी के निशान, उल्टे पैरों के। दूसरी रात मैंने माँ को कुछ नहीं बताया। वो बुजुर्ग थीं, घबरा जातीं। मैंने दरवाजे पर सिटकनी लगाई और खिड़की में एक पुरानी लाल मिर्च लटकाई, जो गांव में बुरी नज़र के लिए रखते हैं। रात को सोने से पहले थोड़ा हनुमान चालीसा पढ़ा, फिर लेट गया। रात के 2 बजे मेरी आंख खुली। कमरे में ठंड हो गई थी, इतनी ठंड जो अप्रैल के महीने में होनी नहीं चाहिए थी। मेरी सांसें हवा में धुएं की तरह दिख रही थीं, और कमरे के कोने में, अंधेरे में, कुछ था। एक साया, लंबा, पतला, साड़ी के छोर हवा में लहरा रहे थे। मेरी चीख निकलते निकलते रुक गई। मैं हिल नहीं सका। वो साया वहीं खड़ा था, बिना हिले। फिर धीरे धीरे उसका सिर ऊपर उठा। मैंने बंद आंखें कर लीं और पूरी शक्ति से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, मन में, जोर से। जब मैंने आंखें खोलीं, कोने में कुछ नहीं था, लेकिन कमरे में वो खुशबू थी, मरे हुए फूलों की। तीसरे दिन मनोज का फोन आया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। बोला, यार विक्रम, कुछ हो रहा है मेरे साथ। मैंने पूछा, क्या? वो बोला, रात को सोया नहीं, खिड़की के बाहर कुछ दिखा, सफ़ेद और बाल। यार बहुत डर लग रहा है। मुझे याद आया कि दादा ने कहा था, जिस पर चालावा की नज़र पड़े। मनोज भी उस रात वहां था। मैंने कहा, दादा रघुनाथ के पास चल, अभी। हम दोनों दादा के पास पहुंचे। दादा ने हमें देखा, आंखें मूंदी और फिर बोले, दोनों पर नजर पड़ी है, ये मुश्किल है। मनोज बोला, दादा क्या करें? दादा ने कहा, सुनो ध्यान से। चालावा को भगाने का एक तरीका है, लेकिन वो आसान नहीं। सुनैना अभी भी झील में है, उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। अगर उसे मुक्ति मिल जाए तो चालावा शांत हो जाएगी। मैंने पूछा, कैसे मिलेगी मुक्ति? दादा बोले, उसकी चिता की राख झील में डालनी होगी। लेकिन उसकी चिता की राख कहाँ से मिलेगी? वो तो 50 साल पहले जल गई।
उसकी एक निशानी चाहिए, कोई चीज जो उसकी हो, उससे झील पर पूजा होगी, तब शायद उसकी आत्मा शांत हो। मनोज बोला, उसकी निशानी कहाँ मिलेगी? दादा बोले, उसका घर अभी भी गांव के पूरब में है। वहां एक पुरानी हवेली है, अब खंडहर हो गई है। उसमें एक पुराना कमरा है जहां सुनैना रहती थी। वहां कुछ न कुछ मिलेगा। चौथी रात से पहले हम उस हवेली पर गए। हवेली सच में खंडहर थी। दीवारों पर काई जमी थी, दरवाजे टूटे फूटे थे। अंदर घुसते ही सांस रुकने लगी, बंद जगह की सड़ी हुई हवा। हम टॉर्च लेकर अंदर गए। पहले कमरे में कुछ नहीं था। दूसरे कमरे में पुराना टूटा हुआ फर्नीचर था। तीसरे कमरे में, और यही सुनैना का कमरा था, दादा ने बताया था, एक पुरानी संदूक थी। संदूक खोलने पर अंदर कुछ पुराने कपड़े थे, एक टूटी हुई चूड़ी और एक पुरानी डायरी। मैंने डायरी उठाई। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, सुनैना की यादें। मेरे हाथ कांपने लगे। मनोज बोला, ये ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने डायरी उठाई, हवेली में कुछ बदल गया। दीवारों से आवाजें आने लगीं, जैसे लकड़ी चटक रही हो। ऊपर छत पर कुछ चल रहा हो। और फिर एकदम पास से, कान के बिल्कुल पास से, एक फुसफुसाहट। लौटा दे। मैं और मनोज दोनों चीखते हुए बाहर भागे। डायरी मेरे हाथ में थी। चौथी रात। इस बार वो और करीब थी। रात के 1:30 बजे मेरी आंख खुली तो मैंने देखा, खिड़की के शीशे पर बाहर से एक चेहरा था। सफेद, बहुत सफेद, आंखें काली, एकदम काली, होंठ नीले। वो मुझे देख रही थी। मैंने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। उसके होंठ हिले, वो कुछ कह रही थी जो मैं नहीं सुन सकता था। फिर धीरे धीरे उसका चेहरा धुंधला होने लगा और चला गया। लेकिन शीशे पर पानी की बूंदें थीं, और उन बूंदों में एक शब्द लिखा था, सुन। 5वें दिन मैंने डायरी पढ़ी। सुनैना ने अपनी डायरी में वो सब लिखा था जो उसने महसूस किया था। उसके और रामू के प्यार के बारे में, उसके बाप की जालिमी के बारे में, और आखिर में झील पर जाने से पहले की रात के बारे में। उस रात उसने लिखा था, मैं जा रही हूं। इस दुनिया ने मुझे जीने का हक नहीं दिया, लेकिन मैं जाने से पहले एक बात कहना चाहती हूं। रामू, तू जहां भी हो, खुश रह। मेरी खुशी तुझमें थी, अब वो खुशी मैं तेरे साथ छोड़कर जाती हूं। और आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कोई इसे पढ़े तो रामू को बता देना। मैंने किताब बंद की और एक पल के लिए आंखें भर आईं। ये किसी की सच्ची कहानी थी। सुनैना कोई राक्षसी नहीं थी, वो एक टूटी हुई लड़की थी। मैंने दादा के पास जाकर पूछा, रामू कहाँ है अब? दादा बोले, रामू अब बूढ़ा हो गया है, पास के गांव में रहता है, कभी शादी नहीं की। छठे दिन हम रामू के पास गए। रामू 80 साल का, झुकी हुई कमर, सफेद बाल और आंखों में एक अजीब उदासी। जब मैंने डायरी उसे दी तो उसके हाथ कांपने लगे। उसने पहला पन्ना पढ़ा और आंखें बंद कर लीं। फिर आखिरी पन्ना पढ़ा। उसके गाल पर एक आंसू बहा। वो बोला, इतने साल मैं सोचता रहा कि उसने मुझे भूल दिया, लेकिन उसने तो। मैंने कहा, रामू काका, हमें आपकी जरूरत है, सुनैना को मुक्ति दिलाने के लिए। रामू बोला, बताओ क्या करना है, मैं तैयार हूं। 7वीं रात। दादा ने कहा था 7वीं रात को छलावा सबसे करीब होती है और इसी रात उसे शांत किया जा सकता है। हम तीनों, मैं, मनोज और रामू काका, काली झील के किनारे पहुंचे। दादा ने हमें एक छोटी पूजा की सामग्री दी थी, दीपक, लाल धागा, गंगाजल और कुछ फूल। उन्होंने खुद आने से मना किया था। मेरी उम्र नहीं है बेटा, लेकिन ये सब रखना पास में। रात के ठीक 12 बजे। झील का पानी शांत था। आसमान में चांद था, पूर्णिमा का चांद, जो उस काले पानी पर अपनी रोशनी फेंक रहा था। हमने झील के किनारे दीपक जलाया। रामू काका ने डायरी हाथ में ली, उनकी आंखें नम थीं। वो बोले, सुनैना, मैं आ गया। इतने साल बाद सही, लेकिन आ गया। तूने जो लिखा था वो मैंने पढ़ा। तेरा प्यार सच्चा था, मेरा भी, लेकिन हम दोनों की किस्मत में ये नहीं था। हवा बंद हो गई। पूरी झील, पूरा माहौल एकदम शांत। रामू काका ने आगे कहा, अब तू जा, यहां लुकने की जरूरत नहीं। जो दर्द था वो तुझे नहीं भूला, मैं भी नहीं भूला, लेकिन अब जा, शांति से जा। उन्होंने डायरी झील के पानी में डाल दी। पहले तो कुछ नहीं हुआ, फिर झील के बीच में पानी हिला, एक हलचल, और फिर पानी की सतह पर रोशनी आई, सफेद मुलायम रोशनी, जैसे नीचे से कोई दीपक जला हो।
और उस रोशनी में पानी की सतह पर एक चेहरा दिखा, सुनैना का चेहरा। इस बार डरावना नहीं, शांत, आंखें बंद, होठों पर एक हल्की सी मुस्कान। रामू काका ने हाथ जोड़े। रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई। झील का पानी फिर शांत हो गया और हवा में जो खुशबू थी वो अब मरे हुए फूलों की नहीं थी, वो चंपा के फूलों की खुशबू थी, ताज़ी, जीवित। उसके बाद मनोज और मुझे उस रात नींद आई, गहरी, शांत नींद। कोई आवाज़ नहीं, कोई साया नहीं, कोई दस्तक नहीं। सुबह दादा रघुनाथ के पास गया। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और मुस्कुराए। बोले, हो गया। मैंने पूछा, दादा, क्या सच में वो मुक्त हो गई? दादा बोले, बेटा, जिस दर्द ने उसे रोका था वो दर्द कम हो गया। जब किसी को आखिरकार सुना जाता है, चाहे वो इस दुनिया में हो या उस दुनिया में, तब उसकी आत्मा को चैन मिलता है। रामू काका उस दिन झील के किनारे बैठे रहे, घंटों। कोई उनसे मिलने नहीं गया। जब शाम को वापस आए तो उनके चेहरे पर एक अजीब सुकून था, जैसे 60 साल का बोझ उतर गया हो। वो बोले, बेटा, शुक्रिया। आज मुझे लगा जैसे उसने माफ कर दिया। अब बात करते हैं चालावा क्या होती है। गांव देहात में बड़े बुजुर्ग जिसे चालावा कहते हैं, वो दरअसल उस आत्मा को कहा जाता है जो किसी अधूरे दर्द, किसी अनकही बात, किसी टूटे वादे की वजह से इस दुनिया और उस दुनिया के बीच अटकी रह जाती है। वो न जी सकती है न मर सकती है। वो भटकती है तालाबों के किनारे, पुरानी हवेलियों में, उन रास्तों पर जहां उसने कभी चलकर सपने देखे थे। चालावा के बारे में जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि वो डराती ज़रूर है, लेकिन वो बुरी नहीं होती। वो सिर्फ सुनी जाना चाहती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल के कुछ हिस्सों में चालावा की कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं। हर कहानी अलग है, लेकिन सब में एक बात समान है, एक अधूरापन। एपिलॉग। ये घटना हुए अब 3 साल हो गए हैं। मैं शहर वापस आ गया, नौकरी मिल गई, जिंदगी आगे बढ़ी। लेकिन हर पूर्णिमा की रात जब मैं खिड़की से बाहर देखता हूँ, आसमान में वो बड़ा गोल चांद, मुझे सुनैना की याद आती है। उस टूटी हुई लड़की की जो प्यार के लिए जी और प्यार की कमी में मर गई। और कभी-कभी हवा में बहुत हल्की, बहुत मुलायम चंपा की खुशबू आती है। मैं सोचता हूँ शायद वो ठीक हैं अब, जहाँ भी हैं। मनोज ने मुझे पिछले हफ्ते बताया कि काली झील का पानी साफ हो गया है। वहां से काई हट गई, पानी में मछलियां आ गई हैं। गांव के लोग अब उस तालाब के पास जाने लगे हैं। बच्चे वहां खेलने लगे हैं। और रामू काका? उन्होंने पिछले महीने एक काम किया जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया। उन्होंने झील के किनारे एक छोटा सा चंपा का पेड़ लगाया। सुनैना को चंपा के फूल पसंद थे, उन्होंने बताया। उस पेड़ पर पहला फूल पिछले हफ्ते खिला। दोस्तों, ये कहानी खत्म होती है यहाँ, लेकिन एक बात याद रखिए, अगर कभी रात को किसी सुनसान जगह पर पायलों की आवाज़ सुनाई दे, अगर कभी बिना हवा के बाल लहराते दिखें, अगर कभी उल्टे पैरों के निशान मिलें, तो भागिए मत, रुकिए, सुनिए। शायद कोई है जो सिर्फ सुना जाना चाहता है, और शायद उसकी बात सुनकर ही आप और वो दोनों आज़ाद हो जाएं।